क्योंकि ये बॉडी के लिए नॉर्मल है। क्योंकि ये बॉडी की खुद की प्रॉब्लम है, तो बॉडी को तो क्या लग रहा है ये सब नॉर्मल है हमारे लिए, तो इसमें कोई बाहर का तो रोल प्ले कर नहीं रहा, बॉडी अब नॉर्मली कर रही है, बॉडी के लिए भैया नॉर्मल लग रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं। तो इसका जब ट्रीटमेंट होगा तब समझ भी आएगा, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट में आप सिर्फ सिम्टम पे काम कर पाओगे। इसलिए कभी सुना है कि अस्थमा ठीक हो जाता है, सुना है कुछ लोगों के अस्थमा ठीक, भैया कैसे ठीक कर पाओगे, दिमाग लगाओ ना। कोई बाहर से आके कर रहा है क्या? हमेशा हर उस चीज का इलाज होता है जो बाहर से आके कर रही है, उस चीज का कभी इलाज नहीं होता जो बॉडी के अंदर हो। कभी सुना है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक हो गए? कभी सुना है मस्तीनिया ग्रह? कभी सुना है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक हो गई? सुना है क्या कभी? मस्तीनिया ग्रह भी सुना है क्या? इसमें क्या होता है सर, सिम्टम्स पे काम कर सकते हैं सर। अब जो सिम्टम्स हो रहे हैं उन्हीं को कम कर सकते हैं, बाकी हम ठीक तो कर नहीं सकते, क्यों? हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हाइपर एक्टिवेट कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, है ना? हम उनको नहीं सुधार सकते, पड़ोसी के बच्चों को सब सुधार सकते हैं, खुद के बच्चों को कोई नहीं सुधार सकता, खुद के बच्चों की गलती माफ करनी पड़ेगी। ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही आया सेकंड एक्सपोजर, सेकंड एक्सपोजर टू ट्रिगर, अब मतलब क्या कि एक बार अब वो आपके मास्टर होकर हाइपर एक्टिव होकर बैठी है, वो तो वेट कर रहा है कि आओ सेकंड एक्सपोजर। अब सेकंड एक्सपोजर कुछ भी हो सकता है। अब सेकंड एक्सपोजर होता है दो, उसमें पहला होता है कि अर्ली रिस्पॉन्स, जैसी सेकंड एक्सपोजर आया उसके 2 घंटे के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, और एक होता है डिलेड रिस्पॉन्स के 4 से 12 घंटे में देखने को आपको क्या मिलेगा। अब इसी में होता है कि जिनको जैसी अर्ली रिस्पॉन्स आता है ना, अगर उनके पास पंप है तो वो तुरंत पंप करके डिलेड रिस्पॉन्स को नहीं होने देते, क्योंकि डिलेड रिस्पॉन्स बहुत खतरनाक होता है। जैसे उनका लिए उन्होंने पंप करा और उसको चीज को वहां पे क्या कर दिया, शांत कर दिया। मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। जो हाइपर एक्टिव होते हैं ना उनको रिलैक्स कर देते हैं, उनको उनको रिलैक्स कर देते हैं, बोलते हैं बस बंद हो जाओ, शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, उनको रिलैक्स कर दिया। अगर उनके पास अब जिनके पास पंप नहीं होता, जिन अपने लोग मर जाते डेथ, कैसे? क्यों? क्योंकि जैसे ही 2 आवर हुए फिर उसका होगा, जैसे जैसे टाइम निकलेगा डिलेड रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएंगे, और डिलेड रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा तो ये बहुत खतरनाक होता है और ये आपकी जान ले लेते हैं। क्लियर? तो बस डिलेड, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, पंप वालों में इसलिए कहते हैं कि डिलेड रिस्पॉन्स मत स्टार्ट होने दो। तो अर्ली रिस्पॉन्स में क्या होता है, वही सब पहले तो बेसिक मैथमेटिक लिखिए कि भैया अर्ली रिस्पॉन्स आया, क्या होगा, जैसे कोई एलर्जिन आए, एलर्जिन का मतलब कोई भी एंटीजन आया, हमारा एंटीजन आया। अब वो एंटीजन में हमारी कौन बैठी है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के कौन बैठी है, आईजी बैठी है कि नहीं? वो क्या करेगी, एलर्जी, अब जो एलर्जिन क्या है, एलर्जिन यानी एंटीजन, जो कुछ भी जिसको हम, जिससे हमको एलर्जी हो रही है वही तुम्हारा एंटीजन है, और आईजी क्या है, हमारी एंटीबॉडी। अब ये क्या करेंगे आपस में क्रॉसलिंक, क्रॉसलिंक का मतलब क्या, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेंगे, बात खत्म सर, और क्या करेंगे। इसी को तो क्रॉसलिंक, आप कुछ भी लैंग्वेज में लिख दो, हम तो अपनी लैंग्वेज में लिख के आएंगे कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हमारी होगी यहाँ पर। कहां पर होगी सर, मास्ट सेल पे। सर मास्ट सेल पे क्यों होगी सर? सर बैठी मास्ट सेल पर आई थी तो सर कहाँ होगी, लीवर में होगी क्या? जब मास्ट सेल पे आईजी आके बैठ रहा है, अभी फर्स्ट रिस्पॉन्स में पढ़ के आए हैं फर्स्ट फिगर में, तो लिंक कहाँ होगी सर, मास्ट सेल में होगी, खत्म। ठीक है चलो हो जान दो, मास्ट सेल में हो जान दो। अब मास्ट सेल क्या करेंगे, हाइपर एक्टिव होके एब नॉर्मल क्या करेंगे, रिलीज करेंगे हिस्टामिन। अभी बता था मास्ट सेल का काम ही होता है हिस्टामिन छोड़ना, ये बहुत ज्यादा हिस्टामिन छोड़ेंगे, ल्यूटोकाइन छोड़ेंगे, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है तो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? बिल्कुल छूटेंगे सर। ठीक है, जैसे ये छूटेंगे तो अब जैसे ये सब हैवी रिलीज हुए, क्या होगा उससे ओवरऑल हो गए 3 चीजें। पहला होगा वैसोडाइलेशन, वो वैसोडाइलेशन से आपको मिलेगा देखने को इडीमा, एबनो। फिर दूसरा वहां पर गोबलेट सेल्स। अब वही बात सर, क्या गोबलेट सेल पहले नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते क्या? होते हैं सर। आपको जो म्यूकस आता है ना वो गॉबलेट सेल की वजह से ही आता है, स्टामिन गॉबलेट सेल ही एक्टिवेट होते हैं और वही आपके म्यूकस बनाते हैं जो आपको म्यूकस आता है। लेकिन सर वो हाइपर एक्टिवेट होंगे, तो अब गॉबलेट सेल की क्या होगी, हाइपरप्लेजिया। जो नॉर्मली एक्टिवेट हम में होते थे वो हम में गॉबलेट सेल अब एक्टिवेट ना होकर हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया मतलब एबनॉर्मली ज्यादा अमाउंट में बनने लग जाएंगे, ज्यादा काम करेंगे। करना चाहिए था थोड़ा म्यूकस सीक्रेट, करना चाहिए था 1 ml, कर दिया 100 ml। क्यों? क्योंकि सर ये हाइपर एक्टिव रिएक्शन है, तो गोबलेट सेल्स की हाइपरप्लेशिया हो जाएगी, तो इंक्रीज्ड म्यूकस सीक्रेशन आपको इतना बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लस ब्रोंकियल स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन। सर सिंपल लैंग्वेज में सर मसल का क्या हो जाएगा, स्पाज्म। यही तो होता है ब्रोंकियल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब मैंने बताया था मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्यों? क्योंकि पास पास आने के लिए। क्यों करती है सर? क्यों? क्योंकि देखो जो नॉर्मल हमें भी पास पास आती है, क्यों आती है? क्योंकि थोड़े बहुत अमाउंट में म्यूकस सीक्रेट हुआ है, वो देख लेती है कि अच्छा म्यूकस ज्यादा सीक्रेट कर देंगे तो कल को फिर इसको बाहर कैसे निकालेंगे, इतना ज्यादा सीक्रेट हो गया, तो क्या कहती है कि थोड़ा सा म्यूकस सीक्रेट कर लो, थोड़ा सा मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा लेंगे, जिससे जो एरिया दूर दूर है वो हमारा क्या हो जाएगा, पास में आ जाएगा।
जो हमारा एरिया जो अभी दूर दूर है उसको पास पास में कर लेंगे तो क्या होगा, उससे म्यूकस भी जो थोड़ा बहुत म्यूकस सीक्रेट है थोड़ा हम इससे कर लेंगे तो दोनों मिलकर कवर कर लेंगे। क्यों सर, क्योंकि ज्यादा म्यूकस सीक्रेट कर लिए फिर उसको सर बाहर भी तो निकालना पड़ेगा, फिर बाहर निकालने में प्रॉब्लम आएगी। तो उसने बोला कि डबल हैंड खेलते हैं बस। अब यही इसमें प्रॉब्लम हो गई। अब इसमें वो डबल हैंड जो हमारे लिए नॉर्मल था वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्योंकि कोई भी चीज ज्यादा जरूरत से ज्यादा चीज है तो सब खराब होती है। तो बस यही इसमें हो गया। तो गोबलेट सेल हाइपरप्लेजिया हो गया, ब्रोंकियल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिला। उससे ओवरऑल क्या होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन यानी नैरोइंग। क्यों, क्योंकि म्यूकस सीक्रेट होगा। अब दिमाग लगाओ, ये जो नॉर्मल है अब इसमें नॉर्मली क्या म्यूकस सीक्रेट इतना होना चाहिए था, वो अब इतना ज्यादा होने लग जाएगा। ठीक है, आपको पास में आना चाहिए था कितना, इतना मतलब एक अमाउंट बोल रहे हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा पास आ गया तो सीक्रेशन भी हो गया, वो भी हो गया, प्लस इडीमा भी हो गया। क्योंकि सर इडीमा क्यों हुआ सर, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है ना सर, अभी पढ़ के तो आए। इससे ओवरऑल क्या हुआ सर, नैरोइंग यानी ईयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ओवरऑल। अब ईयर अंदर बाहर नहीं जा पाएगी, खत्म बात। तो स्टार्टिंग में आपको क्या होगा, पेशेंट को सबसे पहले जो तकलीफ आएगी वो ईयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, सांस नहीं ले पाएगा। जैसे आपने देखो जो अस्थमा वाले लोग होते हैं वो सांस नहीं ले पाएंगे एकदम। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सांस बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा, बहुत तकलीफ, बहुत एकदम एकदम वो करेंगे, एकदम पंप ढूंढने की कोशिश, एकदम क्या करेंगे भड़बड़ाएं, बोलेंगे ना कि एकदम जल्दी से पंप मिल जाए। क्यों, और मैं बताऊंगा पंप में क्या होता है, हम वो भी समझेंगे उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। अभी तो समझ आ गया, पीछे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पे स्टेरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। वो क्या कर देते हैं, वो सब क्या करते हैं, जो हाइपर एक्टिविटी है उनको रिलैक्स कर देते हैं। तो जैसे वो रिलैक्स हुए तो जो सीक्रेशन होना बंद हो गया, जो एकदम म्यूकस सीक्रेट हो रहा था ना, होते जा रहा था, वो बंद हो गया। जो मसल पास पास में स्पाज्म आई थी वो रिलैक्स होकर वापस अपनी जगह चली गई। और एकदम तुरंत होता है, क्योंकि क्या एंटीजन रिएक्शन एकदम तुरंत जैसे डाला विद इन सेकेंड्स सब वापस अपना नॉर्मल आ जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगर हमने नहीं लिया सर तो, और डिलेड हो गया तो 4 घंटे से ज्यादा हो गए तो सर फिर सर ये होगा क्या कि फिर जो सारी चीजें नॉर्मली थी वो रुकेंगी नहीं, वो अपनी रेट बढ़ाती चली जाएंगी। वो क्या करेंगी, वो हाइपर एक्टिवेट है, उनको क्या लगेगा कि और एक्टिवेट हो, और एक्टिवेट हो, कोई और आने वाला है, लेकिन हकीकत में तो कोई आ ही नहीं रहा है। होना था टाइम, वो क्या करेगा, वो इंक्रीज होती ही चली जाएंगी, उनकी जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज होती ही चली जाएगी। तो सर आगे चल के क्या करेंगे फिर, अगर इतने बढ़ गए तो सर वो क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे अपने मास्टर सेल, तो एक्टिवेट थे ही, अब अपने हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट करके बोलेंगे साइटोकाइंस रिलीज करो। और हम साइटोकाइंस पढ़ के आए हैं, साइटोकिन्स क्या होते हैं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। क्यों, इनका काम क्या होता है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर इनका काम होता है कि इनका यही काम होता है कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स छोड़ो, और प्लस हमारे जो बड़े घर के हैं, जैसे इम्यूनिटी में जो बड़े हैं कौन, डब्ल्यू ईस्नोफिल्स है ना, ईस्नोफिल्स मोनोफिल्स, जो बड़े बड़े मैक्रोफेजेस होते हैं उनको बुलाते हैं, उनको बोलते हैं आओ, जबकि लड़ने के लिए कोई है भी नहीं फिर भी उन्हें बुलाते हैं। क्यों, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आ रहा हमें करना क्या है। तो अब इनके जितने भी घर के बड़े हैं सबको बुलाने लगा, ईस्नोफिल्स बोल दिया, डब्ल्यूबीसी, आओ सब आओ। अब सब अब वो आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो उनके लिए तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो मगर वो एबनॉर्मली इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स छोड़ते चले जाएंगे, छोड़ते चले जाएंगे, और सामने कोई एंटीजन है नहीं, और वो मारने के लिए अपने साइटोकाइन छोड़े जा रहे हैं कि हम इसको मारेंगे मारेंगे, है कौन, कोई नहीं है। तो उससे क्या होगा, डैमेज हो गए आप। तो उससे क्या हुआ, इंड्यूस्ड मैच्योर, अब जैसी साइटोकाइन छूटा हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या होगा, इस्नोफिल्स वगैरह सब आने लग जाएंगे, इंड्यूस्ड मैच्योरेशन ऑफ ग्लैंडुलर डब्ल्यूबीसी लाइक इस्नोफिल्स वगैरह आएंगे। और आप जानते हो इस्नोफिल्स वगैरह आ गए तो ऐसा तो है नहीं कि इस्नोफिल्स तो ब्लड के अंदर होते हैं ना, अब वो जैसे हाइपर एक्टिवेट हो गए, अब वो इस्नोफिल्स हाइपर एक्टिवेट हो गए, जहां जहां जाएंगे वहां वहां पर वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देंगे, वहां जहां जाएंगे वहां वहां पर वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। तो इस्नोफिल्स क्या जहां जहां माइग्रेट करेंगे, जैसे अब वो माइग्रेट करके ईयरवे में चले गए तो ब्रोंकियल में तो प्रॉब्लम हो रही थी, उसको और बढ़ा देंगे। आइस में चले गए तो आंखों में कंजक्टिवाइटिस करा देंगे, नोज में चले गए तो राइनाइटिस करा देंगे, जहां जहां जाएंगे फेस के। तो ऐसी उन लोगों में क्या आंसू निकलने, कंजक्टिवाइटिस, नोज ब्लॉक हो जाएगी, जहां जहां वो जाएंगे वहां वहां पर वो इन्फ्लामेशन कॉज कराने लग जाएंगे, और उससे आपकी डेथ हो जाती है। अगर आपने उसको नहीं रोका तो उससे फिर आपकी डेथ होने लग जाएगी। ठीक है, तो इससे और फाइनली इन दोनों को मिला के आपको बोल, वैसे अस्थमा आपका ईयर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो अस्थमा हो गया है, और ये डिलेड रिस्पॉन्स को हमने नहीं रोका तो फाइनली फिर आपका यहाँ पर आपके क्या हो गया, आगे अस्थमा हो गया। तो ओवरऑल हमारा ये जो अभी पैथोजेनेसिस है वो खत्म हुआ। हमने फर्स्ट एक्सपोजर समझा था, सेकंड एक्सपोजर कैसे सर, क्या सेकंड एक्सपोजर हुआ, अर्ली रिस्पांस पड़ा, अर्ली रिस्पांस हमने समझा, क्रॉस लिंक होती है सर एंटीजन एंटीबॉडी से होती है मास्ट सेल पे, हमने समझा सर मास्ट सेल का काम भी है हिस्टामिन ल्यूटोकाइंस इनको छोड़ना। उनके 3 काम है सर, एक तो एडिमा कॉज कराएंगे, एक गॉबलेट सेल से जो हाइपर एक्टिवेट होंगे, जो म्यूकस सीक्रेट नॉर्मली करते थे वो एबनॉर्मली करेंगे, और प्लस स्मूथ मसल सेल, यानी क्या हो गई सर, मसल का क्या होगा, स्पाज्म होगा सर, उससे ओवरऑल होना क्या है सर, ईयरवे ऑब्स्ट्रक्शन।
डिलेड में सर 4 से 12 घंटे में क्या होगा सर, जो टी सेल्स है वो हाइपर एक्टिवेट होंगे, वो साइटोकाइन छोड़ेंगे, साइटोकाइन डब्ल्यूबीसी आएंगे। अब डब्ल्यूबीसी क्या होगा, एक्टिवेट हो गया, वो जहां जहां जाएंगे वहां वहां पर वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स दिखाएंगे। ईयर में तो ईयर में, आई में, नोज में, राइनाइटिस में, और ओवरऑल आपको अस्थमा ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, ये थी कंप्लीट अभी इसकी पैथोजेनेसिस। अब हम बाकी के रेस्ट पार्ट समझते हैं। क्या क्या समझते हैं, पहले हम समझेंगे फीचर्स या टाइप। कितने, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। पहला बेसिक जो नाम में लिखा हुआ है वो ये, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से समझना है। पहला होता है एपिसोडिक, नाम नहीं समझ रहा है यानी ये सर ये जो होगा वो एपिसोड्स में आएगा, बिल्कुल वो अस्थमा जो एपिसोड्स में आए, है ना। जैसे मान के चलो, जैसे कैसे अभी आपका अस्थमेटिक अटैक आया, फिर मतलब फिर चला गया, मतलब कुछ जैसे कुछ 1-2 घंटे रहा, फिर आप बिल्कुल नॉर्मल हो गए, फिर कभी फिर आ गया, तो एपिसोड्स में आ रहा है। ठीक है ना, ये नहीं है कि वो कंटिन्यूस स्टेज में सिम्टम आए जा रहे हैं, आपको बहुत सारा ट्रीटमेंट चाहिए तब ठीक होगी, नहीं। ये एपिसोड्स में आ रहा है, खुद ही जैसे आया 2-3 घंटे में खुद ही नॉर्मल हो गया, समझ आ रहा है। तो ये जनरली क्या है, एसिम्प्टोमेटिक इंटरवेंटिंग पीरियड्स में आ रहा है ना। वही सब सिम्टम्स वही देखेंगे, कैरेक्टराइज्ड बाय पैरोक्सिज्म, एकदम वीजिंग साउंड और डिसिप्लिन, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, और मे बी ये माइल्ड भी हो सकता है और सीवियर भी, डिपेंड करेगा ये कितने टाइम के लिए। अगर कुछ घंटों के लिए तो ये माइल्ड रहेगा, थोड़े बहुत सिम्टम्स आए अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। एपिसोडिक है ना, एपिसोड्स में आ रहा है। और काउ ये महीनों, कभी कभी ऐसा होता है कि डेज तक चल गया, तो फिर हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जल्दी जल्दी, तो वो फिर चीज हमारे लिए सीवियर हो सकती है। तो ये एपिसोडिक वाला है। तो माइल्ड सीवियर में लास्ट 4 आवर्स, डे, वीक, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एपिसोडिक समझ आ गया, यानी एपिसोड मतलब कोई चीज एपिसोड में चल रही है, आ रही है, जा रही है। ठीक है, इसका माइल्ड और सीवियर फॉर्म डिपेंड करेगा कि ये कितने टाइम पीरियड के लिए वहां पर एग्जिस्ट कर रही है, तो उसके उस पर इसका माइल्ड और सीवियर फॉर्म डिपेंड करेगा। सेकंड वन, ये इसका नाम याद रखना, 2 मार्क्स में हर बार पूछते हैं वो, है ना, 2 मार्क्स में हर बार ये नाम पूछा जाता है, स्टेटस एस्थमेटिकस। इसको क्या होता है, ये होता है सीवियर एक्यूट एस्थमा। देखो अगेन मैंने बोला था, हमने क्रोनिक पढ़ा था, हमने ऐसा बोला था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, इसका एक्यूट फॉर्म तो होता है, मगर एक्यूट में भी सीवियर फॉर्म, ऐसे भी नहीं कि एक्यूट में बिल्कुल ही एक्यूट नहीं, एक्यूट में भी एक सीवियर फॉर्म होता है। आप कह सकते हो एक्यूट है, मान रहा हूं, क्रोनिक तो है ही, एक्यूट कह सकते हो, लेकिन एक्यूट में भी क्या बोलोगे, हल सीवियर फॉर्म। एक्यूट में भी इतना एक्यूट नहीं कि कोई तकलीफ ही नहीं हो रही, अस्थमा इतना इजी नहीं है, तकलीफ तो होगी, सीवियर एक्यूट अस्थमा बोलते हैं। ठीक है, तो क्रोनिक से पहले इसका फॉर्म आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि कभी माइंडसेट ये रख के मत चलना कि अगर इसको क्रोनिक बोल दिया तो उसमें कोई एक्यूट फॉर्म होता ही नहीं है, जैसे पल्मोनरी टीबी में, नहीं, इसमें एक्यूट फॉर्म होता है, बिल्कुल होता है। क्लियर। तो हमने क्या बोला, सीवियर एक्यूट अस्थमा, इसका बस ये नाम याद रखना, 2 मार्क्स में जरूर पूछते हैं, स्टेटस एस्थमेटिकस। स्टेटस एस्थमेटिकस मतलब क्या, सीवियर एक्यूट अस्थमा का ही नाम है, क्या होगा। बाकी सारी चीजें वही, सीवियर डिसिप्निया, अनप्रोडक्टिव कफ, जो सिम्टम्स देख के आ रहे थे वही सब होगा। सीवियर अस्थमा, अनप्रोडक्टिव कफ क्यों, क्योंकि जितना आना चाहिए उससे जरूरत से ज्यादा आ रहा है, तो अनप्रोडक्टिव है ना, क्या वो, क्योंकि देखो थोड़े बहुत नॉर्मली में हमें जो आप में कफ आता है प्रोडक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि वो जितने भी अंदर फॉरेन जितना भी डस्ट सब कुछ बाहर निकाल देता है, इनका अनप्रोडक्टिव है, आ ही जा रहा है, कोई मतलब नहीं, क्यों, हाइपर एक्टिविटी हो गई, तो ये अनप्रोडक्टिव कफ है। क्लियर। अच्छा, अभी क्वेश्चन आता है सर कि जैसे हमने टीवी और बहुत सारी डिजीजेस में पढ़ते हैं, जब भी कफ आता है तो जल्दी, जैसे निमोनिया में अगर हम पढ़ रहे थे तो बैक्टीरिया उनके साथ का सब कफ आ रहा था, तो एक तरीके से कैसा आ रहा था, येलो आ रहा था, पस वगैरह आ सकता है। टीवी में हमने पढ़ा था कि येलो कफ आ रहा था, पस आ रहा था, फिर आगे चल के थोड़ा ब्लड भी निकलता था। निमोनिया में भी हमने जो कफ पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था कि निमोनिया में जब सीवियर निमोनिया होती जा रही थी, पूरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन अंदर हो गया था, तो जो कफ आ रहा था वो भी कैसा आ रहा, प्यूलेंट पस वाला कफ आ रहा था, गंदा एकदम पस वाला, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया है, सेल डेवलप। इसमें कौन सा कफ आएगा सर, सर इसमें कोई बैक्टीरिया है नहीं, कोई पस बन रहा है नहीं, सर ये तो बॉडी की मैकेनिज्म है ना जो हाइपर एक्टिव हो गई, कोई दूसरा तो आके नहीं कर रहा है, तो फिर कफ कैसा होगा सर, व्हाइट, एकदम व्हाइट कप होता है, नॉर्मल व्हाइट कप, एकदम व्हाइट, जो नॉर्मली कप होता है एकदम व्हाइटिश कप मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई स्मेल आ रही होगी या कोई एकदम येलो, कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो कोई उसके अंदर कुछ है ही नहीं, वो तो आप ही की हाइपर प्रोडक्शन की वजह से आ रहा है। मगर वो कप का एक्सेसिव अमाउंट में इतना प्रोड्यूस होता जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा व्हाइटिश हो जाता है, जैसे आपका इतना होगा ना एकदम, तो इतना ज्यादा उनका उनका ज्यादा व्हाइटिश होगा। क्यों, क्योंकि एकदम बनते ही चला जा रहा है, स्पीड में बन रहा है, जल्दी जल्दी बनते जा रहा है, तो उतना उसके अंदर कुछ भी नहीं है। हमारे तो कफ में इतना व्हाइटिश क्यों नहीं होता सर, जो नॉर्मली आता है। सर इसीलिए नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर हमारे जो फॉरेन जा रहे हैं, डस्ट जा रही है, वो भी तो मिक्स होके आ रही है ना, वो भी तो आ रही है ना, तो हमारा नॉर्मल इतना व्हाइटिश नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे अंदर जो भी जितने डस्ट है, जो भी जो कुछ भी है, मैं उसको तो एक एलर्जिन बोल ले रहा हूँ, है ना, कोई भी एंटीजन बोल रहा हूँ, जो आ रही है, जितना सब कुछ हमें जो अंदर डस्ट जा रही है या बैक्टीरिया भर जा रहे हैं, तो वो तो उसके साथ आके वो इतना व्हाइटिश नहीं होगा।
लेकिन जो अस्थमेटिक वालों में आएगा वो तो ज्यादा वाइटिश होगा, क्योंकि उनमें तो वो भी नहीं है, उनमें तो प्योर कफ है, और कुछ है, प्योर कफ है। हमें जो निकल रहा है हमारा भी प्योर कफ नहीं है, उनका तो प्योर कफ है, तो उनका एकदम व्हाइटिश होता है, ठीक है, व्हाइटिश कलर का, एकदम वाटरी कफ बोलते हैं, ठीक है। तो पेशेंट है ना अनप्रोडक्टिव कफ आएगा, पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट यूजेस एसेसरी मसल्स फॉर रेस्पिरेशन बाय फिक्सिंग शोल्डर गर्डल। बहुत इंपॉर्टेंट, जो पेशेंट क्या, पेशेंट क्या सांस छोड़ नहीं पा रहा, तो सांस नहीं छोड़ पा रहा तो ले भी नहीं पा रहा, तो उसकी रेस्पिरेशन बड़ी खराब होती है। तो क्या होता है, अब पूरे जो, अब क्या करेगा, आपने कभी करा है, जब भी उन लोगों को देखा होगा जो सांस नहीं ले पाते, वो क्या करेंगे, अपनी एसेसरी मसल्स का यूज करते हैं, पूरे नेक वगैरह सबका मसल का यूज करते हैं, शोल्डर को कैसे, कौन सी एसेसरी मसल्स होती है, स्कैलेनी, स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड, पेक्टोरलिस मेजर, ट्रेपेजियस, या जितनी भी जो आपके नेक की और जो अपर उसकी मसल्स होती हैं, वो सब एसेसरी मसल्स होती है रेस्पिरेशन में, इनका यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम, आप किस तरीके से ब्रीथ करेंगे, जब उनकी लंग वाली मसल काम नहीं कर रही है, आपने देखा होगा, तो ऐसा वीडियोस में तो एकदम हाइपर एक्टिवेटेड होके करते हैं। आप खुद करो, अपने शोल्डर को फिक्स कर लो, और अपने लंग से सांस लेके अपने पूरी एकदम डीप सांस लो, तो पूरी सारी नेक में की सब मसल्स यूज में आएंगी। एकदम कहते हैं जनरली जिनको सांस नहीं मिल पाती, वो एकदम हाइपर एक्टिव होकर सांस लेनी है, तो अपनी सब मसल का ये गलत है पैटर्न। नॉर्मली जो इंसान करता है, हमें उन्हें मना करना होता है कि नहीं, रेस्पिरेटरी मसल से, जैसे डायफ्राम का यूज करो, ना कि इनका, ठीक है। ये रॉन्ग ब्रीथिंग होती है। तो उनमें ये करेंगे, क्यों क्यों करेंगे सर उनमें, क्योंकि उनमें तो नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं कर पा रहे ना, तो ब्रीथिंग नहीं कर पा रहे, तो वो इन सब की ऐसे सारी मसल्स का प्रेशर डालेंगे उनसे, कि वो कैसे भी ब्रीथ कर पाए, है ना। फिजिकल साइंस में क्या दिखेगा, स्वेटिंग दिखेगी, स्वेट कर रहे होंगे। सेंट्रल साइनोसिस, तो ये तो देखो सेंट्रल साइनो बेसिक पॉइंट है, कभी कहो आगे चल के क्लबिंग भी देख सकते, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, आप सांस नहीं ले पा रहे, तो मतलब ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है ना अंदर, बेसिक बात है। टैकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, क्यों, ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, तो सीधी सी बात है, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। बेसिक लॉजिक है ना, ब्लड पंप ज्यादा करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो जल्दी ब्लड पंप करेगा, तो टैकीकार्डिया हो जाएगा। पल्सस पैराडॉक्सिकस, ये समझना ये क्या होता है, पल्सस प्रोडक्शन में क्या होता है, इन एवरी इंस्पिरेशन फॉल ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये होता है, क्या होता है, इन एवरी इंस्पिरेशन फॉल ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आप जब जब सांसें लोगे, आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर गिर रहा होगा, थोड़े बहुत अमाउंट में वो क्या रिड्यूस्ड होगा, उसे बोलते हैं पल्सस पैराडॉक्सिकस, ठीक है। फिर आपका ये था हमारा एक्यूट फॉर्म में, फिर अब बाकी हमें मिलेगा क्रोनिक अस्थमा। और क्रोनिक ये सबसे खतरनाक, सबसे सीवियर अस्थमा हो गया है। क्या मिलेगी इसमें, सारे सिम्टम्स हैवी कर दो, जैसे चेस्ट टाइटनेस, क्यों, अंदर एयर भरने लग गई है, अब अंदर एयर ट्रैप होने लग गई है, तो चेस्ट टाइटनेस मिलेगा, वीजिंग, कुछ भी काम करेंगे तो सांस नहीं ले पाएंगे, ब्रीथलेसनेस ऑन एक्सर्शन, कफ, वीजिंग अब नाइट में भी शुरू हो गई, पहले दिन में थी जब कुछ करते थे, अब लेटे लेटे भी प्रॉब्लम हो रही है, इतना खतरनाक हो गया कि नाइट में भी, अब स्पेशली आपको नाइट में भी मिल रही है जब कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। और क्या होता है, रिपीटेटिव अटैक ऑफ सीवियर एक्यूट अस्थमा, जो अभी सीवियर एक्यूट अस्थमा पड़ा, उसके बार बार अटैक आ रहा है, उसी को क्रोनिक कह देते हैं, और क्या। क्रोनिक कोई अलग से फॉर्म थोड़ा ना है कि जो एक्यूट वाला है वही बार बार आ रहा है तो क्रोनिक हो जाती है, और क्या चीज होती है, क्रोनिक कोई चीज है, जो चीज एक्यूट है वही बढ़ जाती है, उसकी आपकी इंटेंसिटी बढ़ा दो तो वही उसी क्रोनिक कहते हो आप। तो वही सीवियर एक्यूट अस्थमा बार बार आ रहा है, रिपीटेड अटैक, उसे क्रोनिक कह देते हैं, है ना। क्रोनिक कफ विद म्यूकॉइड स्प्यूटम, म्यूकॉइड जो मैंने अभी बताया था, म्यूकट का मतलब कैसा, एकदम क्लियर और व्हाइट, क्लियर और व्हाइट स्प्यूटम आता है, ठीक है, क्लियर और व्हाइट, और क्यों आता है मैं आपको लॉजिक पूरा समझा चुका हूं, ठीक है। और क्या क्या रहेगा, फिजिकल साइंस में क्या क्या देखने को मिलेंगे, फिजिकल साइंस इन चेस्ट में क्या क्या मिलेंगे, वही सब। आपकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी सर। हार्ट रेट बढ़ेगी कि नहीं, बिल्कुल बढ़ेगी सर। सांस नहीं ले पा रहा है, एसेसरी मसल का यूज कर रहा है रेस्पिरेशन का, हम जानते हैं एसेसरी मसल, स्केलेनी, एससीएम, पेक्टोरलिस मेजर, ट्रेपेजियस, इन सबका यूज करेगा। वेसिकुलर ब्रेथ साउंड आएंगे सर, ब्रेथ साउंड क्यों आएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो म्यूकस है वो हो गया है, अब उसमें से एयर निकलेगी तो अजीब से साउंड तो आएंगी ना, तो वेसिकुलर ब्रेथ साउंड आएंगे, ठीक है। प्रोलॉन्ग, एकदम प्रोलॉन्ग रेस्पिरेशन, लंबी लंबी सांस लेने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि वो छोड़ नहीं पा रहा है, तो क्या करेगा, देखो लिखा है न्यूमरस हाई पिच्ड एक्सपायरेशन, क्योंकि मैंने बोला ना ये लोग सांस नहीं छोड़ पाते, तो हाई पिच्ड मतलब हमने एकदम छोड़ दी, वो क्या छोड़े, एकदम में बोले ना, वो कोशिश करेंगे लंबी सांस छोड़ने की, क्योंकि वो छोड़ ही नहीं पा रहे, उसको एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं,
तो एकदम पूरी कोशिश, पूरा प्रेशर लगाते हैं, पूरी एक्सरसाइज मसल्स करने का कि सांस कैसे भी बाहर निकले, क्योंकि अगर निकल गई तो फिर वो ले भी लेंगे। अब निकल, जब एक्सपायरेशन कर ही नहीं पा रहे तो इंस्पायरेशन कहां से कर लोगे, समझ रहे हो। तो न्यूमरस हाई पिच के एकदम लंबी सांस छोड़ते हैं, क्योंकि कोई छोड़ नहीं पा रहा तो पूरी मेहनत करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं प्रेशर लगा के वो सांस बाहर एक्सेल हो जाए कैसी भी। फिर उसके बाद जब इंस्पायर होगी तो उसमें रोंकाई साउंड, रोंकाई का ये एबनॉर्मल ट्रैकियल साउंड होते हैं, एकदम कैसे साउंड आएंगे, बबलिंग साउंड, एकदम गगली एंड बबलिंग साउंड सुनाई देंगे। क्यों? क्योंकि इंस्पिरेशन में भी तो प्रॉब्लम आएगी, अंदर म्यूकस है, तो फिर भी इंस्पिरेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक नेगेटिव प्रेशर अंदर क्रिएट होने की वजह से फिर भी आप कर लोगे। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके जो, हमेशा ये बहुत चीज बता रहा हूं, जब भी ना कोई भी रास्ते खराब होते हैं ना, तो जनरली आप देखना आपके सांस एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम आती है। जब विद इन लंग्स एल्वुलाई पूरे लंग खराब होने लग जाते हैं तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कोविड वगैरह में देखना आपके पूरे लंग खराब हो रहे थे तो सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। इसमें आपका जनरली पाथ खराब हो रहा है, और जहां पाथ खराब होता है वहां सांस एक्सहेल करने में प्रॉब्लम आती है। इनहेल क्यों? क्योंकि जो एल्वुलाई है वहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है, वो एक नेगेटिव प्रेशर लगा के फिर भी आपको इंस्पायर करा लेते हैं, लेकिन एक्सपायर नहीं करा पाते, क्योंकि एक्सपायर में आपको खुद करना होता है, ब्रोंकाइस हेल्प करती है, और पूरा पाथ खराब हो जाता है तो एयर नहीं निकल पाती। तो हमेशा ध्यान रखा करो कि ऐसा नहीं है कि एक्सेल गड़बड़ तो इनहेल नहीं होगा, बस ये देखा जाता है कि कौन ज्यादा है, प्रॉब्लम किस में मेजर आ रही है। एक्सेल में आ रही है तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज है, इनहेल में आ रही है तो वो रेस्ट्रिक्टिव डिसीज है। तो हाई किस में है? अब ये समझ रहे होगे ऑब्स्ट्रक्टिव क्यों है, क्योंकि ये जनरली पाथवे की डिसीज है, ब्रोंकाई डिसीज है, तो इसमें आपकी एक्सेल की प्रॉब्लम होगी, इसलिए किसके अंदर है? ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर, ना कि रेस्ट्रिक्टिव के अंदर। तो ऐसा नहीं कि लोगों में सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएगी, मगर सीधी सी बात है, सांस छोड़ लेंगे अच्छे से तो फिर ले भी लेंगे, ठीक है। तो मेजर प्रॉब्लम जो इनको आती है वो एक्सेल में आती है। एक बार एक्सेल ठीक कर भी लिया तो इनहेल कर भी लेते, लेकिन मेनली एक्सेल नहीं कर पाते, इसलिए इनको हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन में रखा जाता है। और सीओपीडी के जी हैं, जैसे हम पढ़ेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजिमा, ब्रोंक्यूटेसिस, ये सब ऑब्स्ट्रक्टिव है। लेकिन जैसे हम निमोनिया पढ़ के आए थे, कोविड पढ़ के, कोविड है पढ़ेंगे, है ना, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, ये सब हमारे इंस्पिरेटरी है। इसमें क्या हम इनहेल नहीं कर पाते, हमारे रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है हमें। तो चेस्ट रेडियोग्राफी में क्या करोगे सर? अब एक बहुत बेसिक लॉजिक है, अभी आपने बताया कि अंदर जो ईयर है वो क्या हो रहा है, ये हमें, हमारा लंग है, ये हमारा अंदर लंग है, और अंदर ही हमारी, हम जानते हैं ये हमारी पूरी ब्रोंकाइज आ रही है, और फिर वो किस में, प्राइमरी में डिवाइड हो रही है, फिर सेकेंडरी में, टर्शरी में, देन ब्रोंक्यूल्स में, और आखिरी में ये हमारा है एल्वुलाई। इसके अंदर होती है ईयर, ईयर तो फाइनली एल्वुलाई के अंदर ही होती है ना। अब सर बेसिक आप इतनी देर से कह रहे हो कि प्रॉब्लम है वो एक्सेल में आ रही है, यानी क्लियर बात है कि सर जो ईयर है वो बाहर नहीं निकल पा रही, वो फिर भी इनहेल कर ले रहा है। यानी क्या हो रहा है कि अगर वो सर 50 ml ईयर अंदर ले रहा है तो बाहर 40 ml ही निकल पा रही है, 10 ml बार बार बच रही है। अब वो जितनी बार सांस लेगा तो अंदर ईयर क्या होती जाएगी, ट्रैप्ड होती जाएगी, भरती चली जाएगी। यानी सर अगर अंदर ईयर भरती जाएगी तो एल्वुलाई का साइज बड़ा हो जाएगा ना सर। एल्वुलाई इट्स लाइक अ वैल्यू ना, उसके अंदर यार भरते चले जाओगे तो एल्वुलाई का साइज बड़ा होता चला जाएगा। अब एल्वुलाई का साइज बड़ा होगा तो हम देखेंगे तो लंग्स भी हमको बड़े बड़े दिखेंगे, लंग्स के अंदर हमें एयर ज्यादा भरी मिलेगी। बेसिक लॉजिक है ना सर, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है, यही होगा, लंग्स के अंदर आपको एयर भरी हुई मिलेगी। तो क्या क्या मिलेगा? हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स मिलेंगे आपको, ठीक है। कैसे लंग्स मिलेंगे? हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स आपको देखने को मिलेंगे। हाइपर इन्फ्लेटेड मतलब कि बहुत ज्यादा एयर अंदर भर रही है, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स है। चेस्ट में देखोगे तो एकदम ऐसा लगेगा कि अंदर बहुत ज्यादा एयर ट्रैप्ड है। अगर मैं आपको अस्थमा का एक्सरे दिखाता हूँ, क्रोनिक अस्थमा है ना, नॉट एक्यूट का नहीं, क्योंकि एक्यूट में इतना ज्यादा नहीं आएगा, एयर ट्रैप होगी, एयर ट्रैप है हो रही है तो सीधी सी बात है बहुत क्रोनिक में होगी। अब एक पहचान करो, बहुत बेसिक लॉजिक बताऊं, कभी देखा है आपने एक चीज कभी ये नोटिस करी है सर क्या, कि जब भी अगर आपने अगर एक्सरे देखे हैं तो आपको पता है कि जो इसमें व्हाइटिश पार्ट होता है वो किसका होता है, जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो सॉलिड का, बोन्स का, और जो अंदर ये ब्लैक दिख रहा है हमको वो किसका है सर, किसका है, ईयर का। तो अब सर हम जो लंग के एक्सरे देखेंगे तो उसमें तो सर फिर ये जो ब्लैक पार्ट है बहुत ज्यादा दिखेगा, दिख रहा है, यानी ये ट्रैप देखोगे कैसे, समझोगे कैसे, कैसे समझते कि अंदर ये ट्रैप हो रही है, इस तरीके से समझते हैं, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है, आपको ब्लैकिश पार्ट बहुत ज्यादा नजर आएगा, दिख रहा है, बहुत ज्यादा लंग किस तरीके से हो जाएंगे, ब्लैकिश हो जाएंगे। और वहीं में अगर आपको नॉर्मल, अगर मैं आपको नॉर्मल वन एक्सरे दिखाता हूं,
उसमें आपको नॉर्मल वन ब्लैकिश दिखेगा, ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा ब्लैक दिखेगा। ठीक है, अगर ये मिल जाए ना तो ज्यादा आप लोग को अच्छे से क्लियर कर लोगे। मैं देखता हूँ अगर ऐसा कोई होगा तो। अगर ऐसा मिल गया तो आप लोग ज्यादा अच्छे से क्लियर कर लोगे। ये देखो, अगर नॉर्मल अब इसमें दिख रहा है, देखो अब इसमें ये अच्छा मिल गया। अब इसकी देखो ब्लैकनेस देखो और इसकी ब्लैकनेस देखो, अंतर दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? इससे क्या हो रहा है, एक तो हाइपर इन्फ्लेटेड दिख रहे हैं, हाइपर इन्फ्लेटेड मतलब थोड़े से साइज में आपको बड़े दिख रहे होंगे, ऐसा लग रहा है, और ब्लैकिश ज्यादा दिखेंगे। क्यों? वो यही तो बता रहा है कि अंदर एयर ज्यादा ट्रैप हो रही है। तो जितने भी सीओपीडी वाले होते हैं ना, उन सब में आपको ऐसे ही एक्सरेज देखने को मिलेंगे। क्लियर? और जो रेस्ट्रिक्टिव वाले हैं ना, उनमें उनमें क्या होगा, व्हाइटिश एरिया, ब्लैकिश कम दिखेगा। क्योंकि उनमें दिखेगा अच्छा एयर ट्रैप नहीं हो रही, अंदर एयर नहीं भर रही है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उनको इनहेल में प्रॉब्लम आ रही है, अंदर एयर नहीं है इतनी। तो ये बहुत बेसिक लॉजिक होता है, हमको आना चाहिए हमेशा समझ के। क्यों? हमेशा चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करा करो कि ऐसा है तो ऐसा क्यों। उससे हमेशा जब कनेक्ट करते चले जाओगे तो चीजें अपने आप क्लियर होंगी। तो हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स दिखेंगे, कॉम्प्लिकेशन से आगे चल हम। अच्छा, पिगन चेस्ट पढ़ के आए थे, किसमें पढ़ा था हमने? चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी पढ़ा था। पिगन चेस्ट को और क्या बोलते थे? फनल चेस्ट। और क्या बोलते थे? पैक्टस एक्सकेवेटम। किस तरीके से होता था इसमें? आपका चेस्ट कैसे जा रहा था, वो कैसे अंदर हो जाता था। ठीक है, चेस्ट आपका क्या था, यहाँ पर एक केव्ड लाइक अपीयरेंस बनती थी। तो इसमें क्या हो रहा है, पिगन चेस्ट ऐसी कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, लोअर और सेगमेंटल कॉलेप्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर अंदर, अब सीधी बात है सर, लोअर और सेगमेंटल कॉलेप्स कैसे हो सकते हैं? दिमाग लगाओ। अभी आपने बात करी सर एल्वोलाई के अंदर एयर भरती चली जाएगी, हाइपर इन्फ्लेटेड हो गया तो एक टाइम बाद क्या है, रप्चर कर जाएंगी, बस्ट कर जाएंगी एल्वोलाई, कर जाएगी ना, एयर भरती चली जा रही है तो अब पर्टिकुलर क्या हो, जिस लोब की एल्वुलाई रप्चर करेगी तो वो लोब रप्चर कर जाएगा। वही तो होता है रप्चर, कोलैप्स करना होता क्या है, वही तो होता है कि एल्वुलाई कोलैप्स कर गई, एथलेटेक्सिस हो गया, है ना, या फिर कोई सेगमेंट कोलैप्स हो गई। नीमोथोरेक्स का मतलब होता है ईयर भर जाना। अब ये जब रप्चर होगी तो अंदर एबनॉर्मली ईयर भरेगी कि नहीं, भर फिल होगी, तो नीमोथोरेक्स होगा। मीडिया स्टेनो सबक्यूटेनियस एम्फाइजिमा। अब एम्फाइजिमा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एम्फाइजिमा की डेफिनेशन ही यही होती है। एम्फाइजिमा की डेफिनेशन ही होती है, जब एम्फाइजिमा पढ़ेंगे तो वो यही होता है। एम्फाइजिमा का मतलब होता है डिस्टेंशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। डिस्टेंशन का मतलब होता है, क्या होता है, फूल जाना, एबनॉर्मली साइज में बड़े हो जाना है। इसी का मतलब वो डेफिनेशन एम्फाइजिमा की होती है। जब एम्फाइजिमा में पढ़ाऊंगा ना आप लोग को, तब मैं बताऊंगा एम्फाइजिमा डेफिनेशन होती है डिस्टेंशन ऑफ द ईयर स्पेस डिस्टल टू दी टर्मिनल। ये जो हमारी ब्रोंकाइल्स हैं, एल्वुलर सेप्टा हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, डिस्टेंट हो, एबनॉर्मली वाइडेंट हो जाते हैं। और इसमें हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो इसमें आगे चल के आपको एम्फाइजिमा जैसे भी दिखेंगे। अगर पेशेंट शुरू अस्थमा से हुआ था, आगे चल के वो एम्फाइजिमा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इतना क्रॉनिक फॉर्म हो जाएगा, होता 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 चला जाएगा, इतनी ज्यादा ईयर भर जाएगी कि एबनॉर्मली डिस्टेंट कर जाएंगे, एबनॉर्मली बहुत ज्यादा साइज में बड़े हो जाएंगे, तो उसी को एम्फाइजिमा बोलते हैं। जब एम्फाइजिमा हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एम्फाइजिमा में यही होता है, एबनॉर्मली वाइडेंट हो जाते हैं।